धीरे धीरे फुदकते 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 शोषण के खिलाफ लिया गया था। उतना लंबा स्टोरी की आवश्यकता नहीं है। झारखंड राज्य एक लंबे शोषण के बाद, एक लंबे संघर्ष के कारण लिया गया था, लेकिन झारखंड बनने के बाद भी आज वो शोषण जारी है। वो शोषण कहाँ जारी है? प्रखंड कार्यालय में जारी है, वो शोषण जिला कार्यालय में जारी है, वो शोषण BCCL CCL के दफ्तरों में जारी है, वो शोषण टाटा में जारी है, वो शोषण हिंडाल्को HEC और हर्ल में जारी है, वो शोषण तमाम उद्योग घरानों के माध्यम से झारखंडियों पे आज भी जारी है। आज भी झारखंड के मूलवासी आदिवासी इन्हीं जंगलों में जाती, चारों तरफ देखिए पहाड़ है, जहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं चारों तरफ पहाड़ है। इन पहाड़ों में जाके पत्ता लेके आते हैं, दतवन लेके आते हैं, लकड़ी लेके आते हैं और बगल के हाट में मार्केट में बेचने का कार्य करते हैं। और जो माने ऐसे लोग हैं जो यहाँ लाखों और अरबों का रोज कोयला बेचते हैं। तो शोषण आज भी जारी है। उसी शोषण के खिलाफ पूरे झारखंड के 24 साल की हिस्ट्री में एक लड़का आया है जो सर पे कफन बांध के उन माफियाओं को चुनौती देता है, उन कॉरपोरेट अवैध रूप से काबिज उन लोगों को चैलेंज करता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स भी रहे, अगर DC रहे, SP रहे, अगर उनकी भी शिकायत है तो ये लड़का स्कॉर्पियो के छत पे खड़ा होकर उनको भी चुनौती देता है। अगर वो BDO CO भी रहे तो उनका नाम लेके उनको कहता है कि आप गलत कर रहे हैं, हम सस्ता में आएंगे तो आपको बाहर करके फेंकेंगे। इसी रोड में हमारे बाप दादाओं को मार के सर कपार लहूलुहान कर दिया जाता था, बदन का मांस खींच लिया जाता था मार मार के पुलिस की लाठियों से। और 150 लड़के अगर राजस्थान से अगर यहाँ नौकरियां करेंगे तो किस बेटे को तकलीफ नहीं होगी? आज भी हम लोग शोषण को देख रहे हैं, आज भी हम अन्याय को देख रहे हैं, आज भी हम जुल्म को देख रहे हैं। बस वही जुल्म पे बात करने के लिए, उसी अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करने के लिए जयराम महतो यहाँ तक आया है। आप भी भारतीय हैं, आपके कैमरामैन वाले भैया भी भारतीय हैं, आपके रिपोर्टर सब कोई, हम ऑल आर हम लोग इंडियन है, सभी इंडियंस हैं, लेकिन सभी झारखंडी नहीं है। जो दिल्ली वाले हैं वो दिल्ली वाले हैं, जो बम्बई वाले वो बम्बई वाले हैं। हम झारखंडी नहीं हो सकते हैं, सभी इंडियंस हैं। तो वही तो हमारी मांग है कि झारखंडी कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका कॉलम क्या है, कौन है झारखंडी, हम कैसे परिभाषित करेंगे? जब तक आप परिभाषित नहीं करेंगे झारखंडी कौन है, यहाँ के हक हुकूक पे किसका अधिकार होगा? कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने एक लोग विधानसभा को लीड किया था टुंडी, और जयराम महतो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2 विधानसभा को लीड किया है। कि हमारी पार्टी का पहला सिद्धांत यही है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हम पॉलिटिक्स को सेंटर से हटा के आम व्यक्ति तक लेके जाना चाहते हैं। अगर पॉलिटिक्स सेंटर से हट के आम व्यक्ति तक जाएगी तभी इकोनॉमीज यहाँ सेंटर से हट के आम व्यक्ति तक जाएगी। अगर मैं आपको 2 मुक्का लगाता हूँ, बिल्कुल तुरंत FIR लॉन्च हो जाएगा। बिल्कुल आप किसी भी थाने में FIR लॉन्च करेंगे, बड़ा बाबू मुझ में ताव देके आएंगे, सिंघम के स्टाइल कहाँ रहे, गाली देके, माँ बहन की गाली लगा के आपके पास आएंगे, आपको घसीटते हुए ले जाएंगे। लेकिन यही आप विधायक जी के खिलाफ FIR लगाएंगे, वो पैंट में 1 नंबर कर लेंगे। 20-21 दिन, हम 5 या 6 दिन ना आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ प्रशांत। झारखंड की चुनावी यात्रा लाइव हिंदुस्तान पर आप लगातार देख रहे हैं। मेरी कोशिश है कि हर उस विधानसभा में जाऊं और आपके वहां के ताजा हालात बताऊं। लेकिन एक शख्स है जिसकी पीछा जो अब मैं कह सकता हूं मैं लगातार कर रहा था, आखिरकार वो मुझे मिल गए हैं। एक ऐसा चेहरा जिसने झारखंड की राजनीति को बदल देने की बात कही है, और बदलने का दम किस तरीके का रखते हैं, क्या कुछ उनकी निकलकर जो राजनीति अब तक आई है उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जयराम महतो, जो 2 सीटों से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कहां से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये तमाम भीड़ कहां से दिख रही है, तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जयराम जी हमारे चैनल पर। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से आप चलकर हमारी मिट्टी तोपचांची धनबाद में आए हैं झारखंड में। आपकी पूरी टीम का हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं। पहले तो कैसी तैयारी है? देखिए तैयारी बहुत सुंदर है और हम लोग लगातार बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स है वो 7-8 बजे के बाद अपने घरों में समा जाते हैं, आराम करते हैं, घर के अंदर बैठकर प्लानिंग करते हैं। लेकिन मैं 2 बजे 3 बजे रात तक ग्राउंड में होता हूँ, लोगों के बीच होता हूँ, गांव की चौपाल में बैठता हूँ, लोगों के साथ में जनसंपर्क करता हूँ। जब चूँकि रात 10 बजे के बाद परमिशन जब अलाउड नहीं होता तो घर के अंदर बैठ के मीटिंग्स करता हूँ, किसी के छत पे बैठ के मीटिंग्स करता हूँ, किसी के बाउंड्री वॉल के भीतर जाके मीटिंग्स करता हूँ। लेकिन मैं 2-3 बजे रात को मैं नींद के लिए वापस अपने बिस्तर पे आता हूँ। जी एक जो लगातार जो सवाल मैं भी ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सवाल लगता है मुझे बहुत बार लागू का साहब, ये जो कॉन्फिडेंस है, एक लोकसभा चुनाव आपने लड़ा, 1 नंबर थे लेकिन हार थी, वो 3रे नंबर पर थे, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या कॉन्फिडेंस मिल गया कि 2-2 सीटों से लड़ने का? और एक सवाल तो उसके आगे भी मैं पूछूंगा कि पूरा 81 विधानसभा, और जो मेरे सोशल मीडिया पेज पर भी या हमारे पेज पर भी जो लगातार कमेंट्स आए, मैंने उसकी भी एक लिस्ट बनाई थी और उनसे भी एक सवाल बनाने की कोशिश की थी। पहला सवाल, ये कॉन्फिडेंस कैसे आया जयराम को? देखिए कॉन्फिडेंस नेचुरल है, कुछ चीज़ें पैदाइशी होती हैं और हम लोग जन्म से पैदाइशी ये हिम्मत, ये साहस, जुनून, ये कॉन्फिडेंस को लेकर आए हैं। और उसी का आज परिणाम है कि 2 वर्षों की राजनीति में मैंने अपने संघर्ष से अपनी पार्टी को आज यहाँ स्थापित करने का कार्य किया है।
जी, एक एक जो सवाल लगातार आ रहा था और हमने एक पोल डाला था कि हम जयराम से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, उन पे एक था, उनका एक बड़ा कॉमन सा सवाल था कि 81 पे क्यों लड़ रहे हैं, कुछ अगर 20-25 सीट फाइनल कर लेते, उस पे मेहनत करते जयराम तो ज़्यादा अच्छा रहता, ऐसा कुछ। देखिए, कहना उनका सही है और हमारे संगठन के भी साथी यही कहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को उन सीटों पे लगाइए जहां आपका प्रभाव दिखता है, लेकिन हमारी अंतरात्मा फिर अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाती। हम बाकी झारखंड की जनता, एक आम पब्लिक को क्या संदेश देंगे? हमारा मकसद है सरकार बनाना। जयराम महतो उनका मुख्यमंत्री का चेहरा है उनकी पार्टी से, तो 20 सीटों से तो मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड नहीं होगा। इसका मतलब संदेश आपका चुनाव लड़ने से पहले लोगों में ये संदेश चला जाएगा कि हम चुनाव जीत के किसी के साथ गठजोड़ करेंगे। तो भैया, गठजोड़ की स्थिति चुनाव से पहले क्यों हो? चुनाव से पहले जनता को ये मैसेज क्यों जाएगा कि हम गठजोड़ की स्थिति में रहेंगे? तो इसलिए हम लोग उन सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, उतनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे कि हम सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा होता है उसे पार कर सकें। एक 40 सीटों में हम सरकार बनाएंगे तो जाहिर सी बात उसके लिए हमें 70 सीटों पे लड़ना होगा। तो लिहाजा चुनाव का परिणाम क्या होगा उससे हम लोग भयभीत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक दिन मौत सबको आनी है, लेकिन हम लोग जीते हैं, शादी करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, जबकि हमको मालूम है ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जीना छोड़ देंगे। तो चुनाव का परिणाम क्या होगा उससे हम लोग कतई भयभीत नहीं है, बल्कि उत्साहित हैं जी। और इतने उत्साहित है कि हम लोग 70 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने का साहस और दमखम दिखा पाए। एनडीए और इंडिया गठबंधन वहां तक नहीं पहुंच पाई जितनी सीटों पे हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साफ तौर पर जो, क्योंकि हम जेएमएम का भी मैं देख रहा था, पिछली बार भी 43, इस बार भी उन्होंने 43 से ज़्यादा उनकी भी की। अब मैं थोड़े से आरोपों पर, जो आरोप आपके विरोधी लगाते हैं या विपक्षी लगाते हैं, जो एक नज़र आता है, क्या जयराम महतो की पार्टी कुर्मियों की पार्टी है? देखिए, अगर सबसे पहली बात है कि मैं इधर उधर का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं गिरिडीह लोकसभा का उदाहरण देता हूँ। गिरिडीह लोकसभा से मुझे भारत की मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन झारखंड के इतिहास में पहली बार कोई कैंडिडेट फर्स्ट अटैम्प्ट चुनाव लड़के 3.5 लाख वोट आया। ये झारखंड की हिस्ट्री है, इतिहास है। झारखंड में ऐसा कभी हुआ नहीं है, भविष्य में होगा तो अलग बात है। वहाँ मुझे 3.5 लाख वोट मिले और मैंने उन एक एक वोट का सर्वे निकाला, जिसमें हमें 1.5 लाख से 2.25 लाख वोट नॉन कुर्मी थे। तो 1.5 लाख से 2.25 लाख वोट एक लोकसभा की सीट से पहले चुनाव में, जिस बंदे को लोग जानते नहीं थे 2 साल पहले, जिसे प्रखंड के लोग नहीं जानते थे, पंचायत के लोग ठीक से नहीं जानते थे अपने गांव से बाहर, उस बंदे को, उस लड़के को लोकसभा में 1.5 लाख से 2.25 लाख ननकुड़मी वोटर्स वोट करते हैं। तो ये जाति की पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा की पार्टी है और यह विचारधारा झारखंड के कण कण में बसती है। झारखंड बनने का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होना ही आज जयराम महतो को यहाँ राजनीति में स्थापित करने का कार्य कर रही है। साफ तौर पर एक जो आरोपों की ही बात करें तो उस पर भी एक बात करूंगा। सुदेश महतो को लेकर, आपने टुंडी को लेकर जो एक बहुत बयान वो चर्चा में रहा था, उसको लेकर भी आरोप लगाया कि आप सुदेश महतो को ही क्यों चुनौती देते हैं? नहीं, सुदेश को कहा, हम तो चुनौती हेमंत को भी देते। सुदेश जी को चुनौती नहीं दी हमने, नाम तो आपने उनका ही लिया था। मैं आज भी नाम ले रहा हूँ, क्योंकि सुदेश जी का सीट है सिल्ली जी। सिल्ली यहाँ से नहीं करने से भी लगभग 150 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पे बनता है, तो उनका कोई एंगल ही नहीं बनता है टुंडी आना। अगर वो टुंडी आते, जाहिर सी बात है मेरे कारण आ रहे हैं, तो अगर मैं टुंडी छोड़ के चला जाऊंगा तो ये कतई उचित नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आदरणीय सुदेश जी आएंगे तो उनका स्वागत हम करेंगे। अगर वो टुंडी से लड़ते हम स्वागत करेंगे, टुंडी के बाहर वो कहीं लड़े हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप टुंडी मेरी विधानसभा है और मेरी विधानसभा से अगर किसी पार्टी का प्रमुख आके चुनाव लड़ता है, अगर हेमंत जी भी आते तो हम चुनौती को स्वीकार करते हैं जी। हेमंत जी भी अगर टुंडी आके लड़ते हैं, चाहे गुरुजी नाम टुंडी से ही मिला है, भले चुनाव हार गए थे लेकिन गुरुजी भी टुंडी से लड़ चुके हैं, तो अगर हेमंत सोरेन भी टुंडी से आके लड़ते हैं, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी, कोई भी पार्टी का टॉप मोस्ट लीडर अगर टुंडी से लड़ता, क्योंकि टुंडी मेरी अपनी सीट है, तो मैं टुंडी से चुनाव लड़ता, बाकी 2 जगह में एक जगह कैंसिल कर देता और टुंडी से मैं चुनाव लड़ता। जी, एक और सवाल है, जैसे आरोपी पे ही बात चल रही तो 1-2 सवाल इसी पे ही ले लूंगा। एक तो सबसे पहले जिस तरीके के आपके जो कैंडिडेटर आपने लगातार बांटे हैं, उस पर भी एक जरूर कि एक ओवरऑल में जरूर जानना चाहूंगा, क्या एक तो आपने लोगों ने बताया था कि आपने एक पूरा क्राइटेरिया रखा है उसको देने का, उस पर भी कई आरोप लगे। आज मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था, पिछले कुछ दिनों में, आपसे भी कुछ छुआ नहीं है, लेकिन बहुत आपके साथी, मतलब मैं तो नाम लेना शुरू करूं तो एक लंबी लिस्ट, फेरिस्त निकल कर आ जाती है। मैं आज एक पोस्ट पढ़ रहा था उसमें कि क्रांति से लेकर नाथ तक किसी को नहीं छोड़ा, तो पता नहीं लोगों को बहुत सारे आरोप आप पे लगते हैं। जो साथी जो ऐन मौके पर, चुनाव से पहले जब साथी कोई निकल कर जाता है, पर्चा भर कर चला जाता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है या किसी पे भी ज्वाइन कर, वो कितना इफेक्ट करता है जयराम को, आपकी पार्टी को, और आपके जितने भी ऐसे साथी जो आपको छोड़ कर गए एन मौके पर, उनके लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम गए हैं ना, टिकट नहीं मिलने के कारण गए हैं, तो ये तो पार्टी छोड़ने का कोई, पर्चा भरने के बाद गए हैं। पर्चा भरने के कारण गए तो उनका बहुत बड़ा डील हुआ होगा, अब क्या हुआ है नहीं जानते, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट जानता हूँ, आप भी 2 साल पहले खंगाल लीजिएगा, आज जो लोग मिट्टी, धूल, पत्थर के समान थे,
जयराम महतो ने उनको छूकर सोना और हीरा बना दिया। हाँ, ये और बात है कि वो हीरे और सोने बाजार में जाके बिक गए। 2 साल पहले पता कीजिएगा उनका रिपोर्ट क्या था। जो हमारे साथी जिनको आप बार बार कह रहे हैं, जी। जिनको हमने सम्मान दिलाया, वो 2 साल पहले उनका क्या रिपोर्ट था पूछिएगा। वे जब अगर कहीं पता नहीं कुछ बोले भी हैं 5 मिनट की नहीं तो ये तो संबोधन सीधा आरोप है ना जयराम जी कि बिक गए। विचारधारा की लड़ाई तो आप भी लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जयराम महतो बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा, नेशनल पार्टियों ने मुझे 7, 8, 9, 10 तक सीटों का ऑफर दिया था कि अकेले चुनाव नहीं लड़ा जाता है। और ऑफर देने का कारण भी यही था कि लगभग हम लोग 12 सीटों में 50,000 के आसपास वोट लाए थे। तो विधानसभा में 50,000 वोट यानी निर्णायक होता है। ऊपर से अगर नेशनल पार्टी को खुद का 25-30 हर एक विधानसभा में वोट बैंक है, तो अगर उनका वोट मुझको ऐड हो जाता तो हम आसानी से सीट निकाल लेते हैं। बाबूलाल मरांडी जो पहली बार 11-12 सीट लाए थे ना, तो वो कोई चमत्कार नहीं हुआ था। जो लोग टूट के आए थे, बड़े बड़े प्रभावशाली नेता, सब उनको उन्होंने ऐड किया था और उनके माध्यम से चुनाव जीते थे। लेकिन जयराम महतो तो फर्श से उठा कर लाया है, जमीन से बच्चों को, मैंने लड़कों को उठा के लाया है। चाहे वो प्राणेश्वर महतो रामगढ़ से रहें, चाहे मैंने हमारे मोतीलाल महतो रहें, चाहे महेंद्र प्रसाद मंडल रहें, ऐसे अनगिनत नाम है जिनको मैंने ज़मीन से उठाकर लाया हूं, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव को समझ भी रहे हैं। इससे पहले केवल वोट देने का कार्य करते थे। तो मेरे और बाकी जो लोगों की सोच रहे हैं काफ़ी अंतर रहा है। और जहां तक आरोप का सवाल है, देखिए आरोप लगेंगे, क्योंकि मेरी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है। अभी उदाहरण के लिए मान के चलिए, अगर किसी भी टीम की रायशुमारी होती है, मान के चलिए धनबाद से या झरिया से, तो कांग्रेस से 1 का नाम गया, 2 का नाम गया, लेकिन हमारी पार्टी में 20-25 नहीं। हमको लगता है हमारा हर एक कैडर विधायक बनने का मनसा पाला है। ये जयराम महतो की देन है और ये होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में किसी को मायूस नहीं होना चाहिए। अगर हर एक बंदा अगर विधायक बनने का ख्वाब रखता है तो गलत नहीं है। बिल्कुल, वही मैं कह रहा था की खूबसूरती है। बिल्कुल, वो अगर कोई साथी छोड़ के जा रहा है तो जिस तरीके का आरोप, चलिए वो तो आरोप प्रत्यारोप की अपनी जगह है। जो निकल कर आप जो अभी निकल रहे हैं, किस तरीके का सपोर्ट देख रहे हैं, और साथ साथ में क्या जयराम का जो एक आक्रामकता की जिसको हम बात करते हैं, एक ठहराव सा दिखने लग गया है अचानक से, क्या कुछ जयराम में बदलाव सा आ गया है? दामोदर लाल हो जाएगा एक घर, वो जो हम एक आक्रामकता, वो भाषण, एक तो वो स्टाइल भी, वो कहाँ से आया था कि भाई गाड़ी के ऊपर चढ़ा खड़े हो जाना है? कल हमने हेमंत सोरेन को भी रांची के रोड शो में बड़ा चर्चा हो रहा है उसकी भी। करेंगे, हर कोई कॉपी करेंगे। एक नया स्टाइल लेके आए हैं जो ट्रेंडिंग में है, तो जाहिर सी बात है कॉपी करेंगे ही, और करना चाहिए। जब देखिए ट्रेंड में आप हैं और आपकी चीज़ें, कुछ चीज़ें कॉपी ना हो, तो फिर आपकी ट्रेंडिंग होने का कोई मतलब नहीं है। तो हेमंत जी कर रहे हैं, कल्पना जी कर रही हैं, हम तो देखें कहीं केजरीवाल जी भी, और बिहार के भी कुछ नेता बोरनेट के ऊपर चढ़ने लगे हैं। क्योंकि हमारे वीडियोज खूब लोकसभा के दौरान काफ़ी वायरल हुए थे, मिलियंस में व्यूज आते थे, तो जाहिर सी बात है उनके नज़र में आया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक ये सवाल है लोगों का जो समर्थन है, आप देख सकते हैं 2 बजे रात को भी अगर हम जाते हैं ना, तो लोग गांव के बाहर आग जला के और बैठे हैं हमारे इंतजार में। तो ये चीज़ें अचानक इसलिए हुई क्योंकि 24 वर्षों का झारखंड, पहले आप झारखंड को समझना होगा, झारखंड के तमाम जो लोग हैं उनके तौर तरीकों को समझना होगा कि आखिर झारखंड राज्य लिया क्यों गया था। सिंपल सा बात है, झारखंड राज्य एक शोषण के खिलाफ लिया गया था। उतना लंबा स्टोरी की आवश्यकता नहीं है। झारखंड राज्य एक लंबे शोषण के बाद, एक लंबे संघर्ष के कारण लिया गया था। लेकिन झारखंड बनने के बाद भी आज वो शोषण जारी है। वो शोषण कहाँ जारी है? प्रखंड कार्यालय में जारी है, वो शोषण जिला कार्यालय में जारी है, वो शोषण BCCL CCL के दफ्तरों में जारी है, वो शोषण टाटा में जारी है, वो शोषण हिंडाल्को, HEC और हर्ल में जारी है, वो शोषण तमाम उद्योग घरानों के माध्यम से झारखंडियों पे आज भी जारी है। आज भी झारखंड के मूलवासी आदिवासी इन्हीं जंगलों में जाते, चारों तरफ देखिए पहाड़ है, जहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं चारों तरफ पहाड़ है। इन पहाड़ों में जाके पत्ता लेके आते हैं, दतवन लेके आते हैं, लकड़ी लेके आते हैं और बगल के हाट में मार्केट में बेचने का कार्य करते हैं। और जो मैंने ऐसे लोग हैं जो यहाँ लाखों और अरबों का रोज कोयला बेचते हैं। तो शोषण आज भी जारी है। उसी शोषण के खिलाफ पूरे झारखंड के 24 साल की हिस्ट्री में एक लड़का आया है जो सर पे कफन बांध के उन माफियाओं को चुनौती देता है, उन कॉरपोरेट अवैध रूप से काबिज उन लोगों को चैलेंज करता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स भी रहे, अगर DC रहे, SP रहे, अगर उनकी भी शिकायत है तो ये लड़का स्कॉर्पियो के छत पे खड़ा होकर उनको भी चुनौती देता है। अगर वो BDO CO भी रहे तो उनका नाम लेके उनको कहता है कि आप गलत कर रहे हैं, हम सत्ता में आएंगे तो आपको बाहर करके फेंकेंगे। तो ये चीज़ें वास्तव में इसलिए घटित हुई क्योंकि 24 वर्षों के झारखंड में जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य को बनाया गया था कि जब झारखंड अलग होगा, झारखंडवासी को मान सम्मान मिलेगा, नियोजन हक अधिकार मिलेगा, लेकिन वो चीज़ें कोसों दूर रहीं। अभी हाल फिलहाल देखिए CHO की बहाली आई, 150 बंदे राजस्थान से आए, गर्दन मुड़ियाँ हमारी काटी गई हैं। ये जिस रोड को आप देख रहे हैं, ये रोड लहूलुहान हुआ करता था। यहाँ हमारे पूर्वज धरने पर बैठते थे,
10 दिन 12 दिन तक आर्थिक नाकाबंदी होती थी कि जब तक झारखंड अलग नहीं होगा हम रोड जाम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये रोड एक तरफ कलकत्ता एक तरफ दिल्ली जाती है, यानी मैसेज हमको पूरा देश को देना था। इसी रोड में हमारे बाप दादाओं को मार के सर कपार लहूलुहान कर दिया जाता था, बदन का मांस खींच लिया जाता था मार मार के पुलिस की लाठियों से। और 150 लड़के अगर राजस्थान से अगर यहाँ नौकरियां करेंगे तो किस बेटे को तकलीफ नहीं होगी। आज भी हम लोग शोषण को देख रहे हैं, आज भी हम अन्याय को देख रहे हैं, आज भी हम जुल्म को देख रहे हैं। बस वही जुल्म पे बात करने के लिए, उसी अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करने के लिए जयराम महतो यहाँ तक आया है। नहीं तो 29 साल का साधारण सा लड़का जिसको न कपड़ा ठीक से पहनने आता है, ना ठीक से मैंने भाषण के लिए मंच में भाषण देता है, स्कॉर्पियो की छत में खड़ा होकर देता है, एक ट्राउजर और टी शर्ट में देता है, लेकिन सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं। क्यों? शोषण। तो जिस दिन झारखंड से शोषण कम हो जाएगा, जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी चलेगी, लेकिन जब तक शोषण रहेगा ऐसे नए जयराम महतो रोज पैदा होंगे। साफ तौर पर वो आक्रामकता कम नहीं हुई है। मुझे लग रहा था कि आज भी मैं कह दूंगा, अगर हम सिस्टम में आते हैं तो जो करप्टेड ब्यूरोक्रेट्स रहें, जो भी रहें, वो बिल्कुल हमारी आक्रामकता का शिकार उन्हें सहना होगा। हमारी ये अंदर की जो आग है उसका उनको सामना करना होगा अगर वो गलत करेंगे तो। बिल्कुल साहब, अभी आप जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र में इनको घूस चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र में घूस चाहिए, इनको जाति बनाने के लिए घूस चाहिए, इनको आवासीय बनाने के लिए घूस चाहिए, इनको हमारे बाप की जमीन उसका मोटेशन करने के लिए घूस चाहिए, इनको एक मामूली साइन करने के लिए घूस चाहिए। तो ऐसे लोगों को तो घर में घुस के चलिए वो तो देखेंगे। और साफ तौर पर आने वाले चुनाव को लेकर भी अगर जिस तरीके का आप भी देख रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, ओवरऑल एक जो हम कल बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा, उस पर भी एक छोटा सवाल जरूर पूछूंगा। मैया योजना के काउंटर गोगो योजना, तमाम योजना, हमने बिजली माफ़ी की योजना, तमाम चीज़ें चल रही हैं। मैया पर आपने जो आपका एक काफ़ी वायरल हुआ था कि पूरा परिवार लाखों उठा रहा है, और ये तो इस तरीके की जो राजनीति, जो अगर कई बार उसको टर्म यूज़ करता है रेवड़ी बांटने की, गरीबों को देने, तो इस टाइप के क्या उनको फ़ायदा मिल रहा है? क्या आपको लगता है? एक बात हमको समझ में नहीं आया कि सरकारों को 1000 रुपये बांटने की जरूरत क्यों पड़ गई। अगर सच में झारखंड को अपने डेवलपमेंट कर दिया है तो 1000 रुपये बांटने की घूस देने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी को भी सवाल रहेगा, क्योंकि सबसे तो लंबे समय से अगर कोई काबिज रहा है तो बीजेपी रहा है, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा रही है। तो आप अगर 1000 रुपये घूस के तौर पर चुनावी प्रलोभन दे रहे हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कुछ चंद लोगों ने झारखंड की संपदा को अपने घर में जाके जमा कर लिया है। और मैंने अपने भाषणों में एक इस विषय का भी जिक्र किया है कि सत्ता और संपत्ति को केंद्रीकृत मत कीजिए, उसे विकेंद्रीकृत कीजिए, नहीं तो आने वाले दिन अंग्रेजों से भी बुरा हाल झारखंडियों का होगा। आज सत्ता केंद्रीकृत हो चुकी है, एक ही परिवार के मुट्ठी में सत्ता केंद्रित हो गई है, एक ही परिवार, कुछ ही परिवार की मुट्ठी में यहाँ की संपत्ति और संपदा केंद्रित हो गई है। तो उस चीज़ से हम बाहर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसे एक आम व्यक्ति तक लेकर जाएं। साफ तौर पर एक आखिरी सवाल, उसके बाद रैप अप करेंगे। जो निकलकर जो जिस तरीके से अभी जो हाल में आपने देखा है, ओवरऑल राजनीति पर भी और देश की राजनीति पर भी एक सवाल ज़रूर पूछूंगा। किस तरीके से आने वाली परिस्थितियों में देख रहे हैं? और झारखंड पे एक तो सवाल जैसे कि क्या अभी 1932 अभी भी है, नियोजन नीति को लेकर भाषा खतियान का वो आंदोलन अभी भी आपके दिमाग में है, या फिर वो अभी बैकडोर में है? बैकडोर में नहीं है। आज झारखंड रहे चाहे कोई प्रदेश रहे, देखिए सबसे पहली बात, हम सभी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, आपके कैमरामैन वाले भैया भी भारतीय हैं, आपके रिपोर्टर सब कोई, हम ऑल आर, हम लोग इंडियन हैं, सभी इंडियंस हैं, लेकिन सभी झारखंडी नहीं है। जो दिल्ली वाले हैं वो दिल्ली वाले हैं, जो बम्बई वाले वो बम्बई वाले हैं। हम झारखंडी नहीं हो सकते हैं, सभी इंडियंस हैं। तो वही तो हमारी मांग है कि झारखंडी कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका कॉलम क्या है, कौन है झारखंडी, हम कैसे परिभाषित करेंगे? जब तक आप परिभाषित नहीं करेंगे झारखंडी कौन है, यहाँ के हक हुकूक पे किसका अधिकार होगा? ऐसे में तो कोई भी बंदरबाट कर लेगा यहाँ के हक हुकूक पे, जैसे राजस्थान के लोगों ने कर लिया, 150 बंदे लेके चले गए हमारी नौकरियों को। तो इसीलिए हमारा पहला डिमांड यही है कि झारखंडी कौन है ये परिभाषित हो, और वो हमारी सदियों से मांग रही है। 1932 के खतियान के आधार पर, कहीं 1964 के खतियान के आधार पर, इन कॉलमों के आधार पर एक परिभाषा हो कि ये लोग झारखंडी हैं, इनको यहाँ का जो बेसिक अधिकार है, मूल अधिकार है, इनको दिया जाएगा। और बाकी जो लोग रहते हैं व्यवसाय जयराम जी, ये एक मतलब ओवरऑल लोगों को भी समझने की मैं चाहूँगा कि आप जरूर समझाने की कोशिश करें एक भाषा में, एक आम भाषा में, जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली, क्या ये बात जो एक जयराम इतनी आसानी से, इतनी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि झारखंडी, क्या बाकी राजनेताओं को क्या जेएमएम भी यहीं की पार्टी है, यहीं से उपजी है, आजसू भी यहीं की एक पार्टी है, क्या इन्हें वो बात समझ में नहीं आती जो आप समझा रहे हैं लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात है, इन्होंने कभी ज़रूरत ही नहीं किया समझाने का। आज 2 सालों में, आज अगर मेरी बातों में, देखिए मेरी आलोचना कर सकते हैं, मेरा विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप आज किसी गांव में चले जाइए, इसी गांव में आप रात को देखिएगा, जो 80-90 साल के बूढ़े हैं, उनके हाथ में मोबाइल होगा, डिजिटल मोबाइल, और वो मेरा भाषण सुन रहे हैं। ये क्रांति तो हम लेके आए हैं। इसका मतलब आज तक नेताओं ने मुद्दों पर बात नहीं किया, और मैंने 2 घंटा, मैंने 2 सालों में जो बातों को रखा वो एक जेन्युइन मुद्दों के साथ रखा है। तो लिहाजा चाहे आजसू रहे, जेएमएम रहे, बेशक क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन उनका संबंध केंद्रीय दलों से है, और केंद्रीय दलों से उनका संबंध होने के कारण वे कभी भी झारखंडी जो मुद्दे हैं उन पर
बोल्ड होकर, जैसे दक्षिण भारत के नेता बोल्ड होकर बात करते हैं, नीतीश कुमार जैसे भी अपने बिहार के मुद्दों पर एकदम बोल्ड रहते हैं, उड़ीसा के मुद्दों पे उड़ीसा के नेता बोल्ड रहते हैं, लेकिन झारखंड के मुद्दों पे झारखंड के नेता बोल्ड नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये कुछ सीटों में समझौता कर लेते हैं, अपने मुख्यमंत्री पद के लिए समझौता कर लेते हैं, अपने परिवार को 2-4 सीटों देने के लिए समझौता कर लेते हैं, और उसका दुष्परिणाम पूरा झारखंड झेल रहा है और आज भी हम लोग झेल रहे हैं। तो इसलिए झारखंड की मिट्टी को एक बोल्ड लीडर की आवश्यकता, एक ही नहीं, हजारों सैकड़ों बोल्ड युवाओं की, बोल्ड ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो झारखंड के मुद्दों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता ना करे। अगर चुनाव 19-20 रहता है, आप कुछ सीट है, तो अगर गठबंधन के आपके पास भी अगर कुछ ऐसा मामला आता है तो क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, गठबंधन का एक धर्म होता है। अगला जिसके साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं और आप जो गठबंधन के इस किनारे पर बैठे हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप किन मुद्दों के साथ यहाँ तक वही आए मैं हैं? जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सी ऐसी पार्टी जो आपकी आइडियोलॉजी के पास नजर आती है? पार्टी का सवाल नहीं है। हाँ। उस समय के अनुकूल अगर कोई पार्टी उन मुद्दों पे बात करे जिन मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं, 2 वर्षों 2.5 वर्षों का संघर्ष रहा है, जिन मुद्दों के कारण आज झारखंड की जनता ने हमें 8.5 लाख वोट बिना सिंबल के दिया है, गिरिडीह से मुझे खुद 3.5 लाख वोट दिया है, तो उन मुद्दों का समाधान करने का मादा जो राजनीतिक दल दिखाएगी, हम लोग उस समय जनता की रायशुमारी करेंगे। जी बिल्कुल, वीडियोस तो काफी वायरल होते हैं, व्यूज भी काफी आते हैं, ये वोट में कितने तब्दील होंगे, कैसा लग रहा है? तब्दील हो चुके हैं भैया, तब्दील हो चुके हैं। 3.5 लाख वोट ऐतिहासिक है। झारखंड नहीं, भारत की हिस्ट्री में आप खंगाली कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट चुनाव लड़ता है, जैसे अभी देखिए इस बार चर्चा हुआ था रविंद्र भाटी जी का, लेकिन वो चुनाव लड़ चुके थे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। आप बात कीजिए, विधायक बन चुके हैं, उसके बाद वो जो लोकसभा लड़े थे, उसके बाद आइए पप्पू यादव जी, वो 4-5 टर्म के सांसद हैं, वो भी इंडिपेंडेंट थे, 6 बार वो तो हो गए, तो उनसे तुलना नहीं होगी। जयराम महतो एक फ्रेश कैंडिडेट, जो कभी मुखिया तो छोड़िए, छात्र चुनाव के किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हमने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़े हैं, तो वोट में तो तब्दील हो चुका है वो भीड़। 3.5 लाख बहुत है, और हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से महज 20,000 पीछे थे। ये तो गनीमत है कि चूंकि अभी आप अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं, अगर 20,000 जो पीछे थे, नहीं, ओवरऑल लोकसभा की बात, ओवरऑल लोकसभा की बात कर रहे हैं जी। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी मथुरा प्रसाद, हाँ, उनसे मात्र 20,000 वोट पीछे थे। उसके बाद ये भी आप सोचिए, ताज्जुब की बात है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने 1 लोक विधानसभा को लीड किया था, टुंडी, और जयराम महतो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2 विधानसभा को लीड किया है, एक में 90,000, एक में 70,000, मैं 2 विधानसभा को लीड कर रहा हूँ। आप एक डुमरी से बात कर रहे हो, दूसरी बेरमो की बात, गोमिया की। अच्छा, गोमिया 70,000 के आपको करीब वोट 2 विधानसभा लीड कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वोट में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल। अब विधानसभा में वो मार्जिन कितना बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, वो हम लोग के मेहनत और जनता के माइंडसेट पे डिपेंड। फिर भी का आकलन तो हो ही गया होगा, कहाँ तक आपको लग रहा है चुनाव में? देखिए, हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि एक बेहतरीन सीटों के साथ हम लोग सदन में जाएंगे, ताकि मुखर होकर और मजबूती के साथ झारखंड के मुद्दों को कैसे मैं आपसे पूछूं, 5 आपको, अगर आपको पूछूं कि 5 ऐसी सीट जो उसको लग रहा है कि इस पे बस क्लियर है ये मामला, अगर आप कह सके तो? हाँ, जैसे डुमरी, टुंडी, बेरमो, गोमिया। 2 आपने अपने ही गिना दिए। तो देखिए, अभी फिलहाल अपने राजनीतिक दल की धुरी में हम आके बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है हम जहाँ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ बेरमो, डुमरी, टुंडी 3 हो गए, 2 और गोमिया, चंदन क्यारी हुई। चलिए, आप नेता प्रतिपक्ष को ही हराने का दम भर रहे हैं, चलिए वो भी देखेंगे। बिल्कुल, वहाँ हमारे प्रत्याशी जो इखलाक अंसारी थे, वहाँ तुष्टिकरण हो गया धर्म को लेकर, उसके बावजूद वो 36,000 वोट को लेकर आए। तो सोचिए, अगर वहाँ तुष्टिकरण का माहौल ना होता तो हमको सिर्फ लगता है कि इखलाक अंसारी वहाँ 50,000 वोट ले आते हैं। तो जब इखलाक अंसारी लोकसभा में अगर 50,000 वोट लेके चले आते हैं, तो विधानसभा में जो हमारा प्रत्याशी होगा, क्योंकि वो रिजर्व सीट है, तो उनके समुदाय का वोट जी, तो वहाँ तो हम 50 और 65, 70 तो ऐसे दिख रहे हैं, तो लिहाजा उस सीट पर अगर हम दम ना भरे थे तो गलत बात है, तो दम तो भरेंगे साफ तौर पर। और जो राजनीति चल रही है, ओवरऑल राजनीति पर भी आप नजर रख रहे होंगे, अपनी सीटों पर तो है ही, साथ साथ में जगह पर भी जा रहे हैं। जो बीजेपी की राजनीति आप जो देख रहे हैं, चाहे जिस तरीके के बयान में कई पिछले 2 दिनों से जो घूम रहा था, रांची में भी घूमा, तो वहां भी हिंदू मुस्लिम का मामला, क्योंकि वो भी एक मुद्दा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हेमंता बयान दे रहे हैं, उसके जवाब में जिस तरीके से, किस तरीके से ओवरऑल बीजेपी और जेएमएम की राजनीति पर अगर कोई कमेंट करना चाहेंगे जो देख रहे हैं? देखिए, उनकी राजनीति वही सेंटर हो चुकी है। बीजेपी आज बोलती है परिवारवाद के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जाके वो मुहिम चलाती है, और आज यहीं बागमारा से वो सांसद के भाई को टिकट दिए हैं, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिए हैं, रघुवर दास की पुत्र वधू को टिकट दिए हैं, अर्जुन मुंडा की पत्नी को टिकट दिए हैं। तो वो क्या कर रही है, पॉलिटिक्स को ये लोग सेंटर में जमा कर रहे हैं, चाहे जेएमएम रहे, कांग्रेस रहे या बीजेपी आजसू रहे, ये पॉलिटिक्स को सेंटर में जमा कर रहे हैं। और जिस दिन झारखंड या भारत की पॉलिटिक्स सेंटर में जमा हो जाएगी, उस दिन आप डिक्टेटरशिप का एक नया दौर देखेंगे। इसीलिए मैं एक युवा हूँ,
मैं पॉलिटिक्स को सेंटर टू लेफ्ट लेके जाना चाहता हूँ, एक आम व्यक्ति तक पॉलिटिक्स को लेके जाना चाहता हूँ। और आप मेरे 76 में से 50 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कभी चुनाव लड़े नहीं है, चुनाव लड़ने का सपना भी नहीं देखा होगा। तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स को केंद्र में जमा नहीं होने देना चाहता हूँ। और हमने ये भी, मैं आपको एक बहुत अहम बात बता देता हूँ, इसी चुनाव में मेरे पास कम से कम आधा दर्जन ऐसे प्रत्याशी आए जो मंत्री के बेटे थे, जो विधायक सांसद के बेटे थे, टिकट मांगने के लिए। हाँ, चुनाव लड़वा दीजिए। लेकिन हमने यही कहा कि हमारी पार्टी का पहला सिद्धांत यही है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हम पॉलिटिक्स को सेंटर से हटा के आम व्यक्ति तक लेके जाना चाहते हैं। अगर पॉलिटिक्स सेंटर से हट के आम व्यक्ति तक जाएगी, तभी इकोनॉमी यहाँ सेंटर से हट के आम व्यक्ति तक जाएगी। और आज के डेट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो इकोनॉमी, और इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाली है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स को आपको सेंटर से हटाना होगा, तभी इकोनॉमी को आप सेंटर से हटा पाएंगे। अगर पॉलिटिक्स सेंटर पे रहेगी तो इकोनॉमी सेंटर पे रहेगी, और दोनों अगर सेंटर पे रहेंगे तो आम व्यक्ति में गरीबी, भुखमरी ये आम बात हो जाएगी, अशिक्षा, बेरोजगारी ये आम बात हो जाएगी। इसीलिए अगर देश के बुद्धिजीवी, देश के युवा अगर सोचते हैं, और अगर अंग्रेजों के काल से आपको नफरत है, अंग्रेजों के जो गुलामी थी उससे अगर आपको नफरत है, तो आपको केंद्रीकरण की से भी नफरत करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता का केंद्रीकरण हो या संपत्ति का केंद्रीकरण हो। अगर आपको अंग्रेजों से नफरत थी तो आज के डेट में आपको सत्ता और संपत्ति का जो केंद्रीकरण हो रहा है उसके खिलाफ भी आपको नफरत होना चाहिए, और नहीं तो अंग्रेजों से भी बेहद भयावह स्थिति में झारखंड और भारत होगा। क्योंकि जिस दिन ये सेंटर में जमा हो जाएगी, डिक्टेटरशिप का एक हम नया दौर देखेंगे, और हल्का फुल्का तो आपको देखने को मिलता ही है। आज मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर मैं आपको 2 मुक्का लगाता हूँ, तुरंत एफआईआर लॉन्च हो जाएगा। बिल्कुल। आप किसी भी थाने में एफआईआर लॉन्च करेंगे, बड़ा बाबू मुझ में ताव देके आएंगे, सिंघम के स्टाइल, कहाँ रहे, गाली देके, माँ बहन की गाली लगा के आपके पास आएंगे, आपको घसीटते हुए ले जाएंगे। लेकिन यही आप विधायक जी के खिलाफ एफआईआर लगाएंगे, वो पैंट में 1 नंबर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पॉलिटिक्स को सेंटर कर दिया है, आपने इकोनॉमी को सेंटर कर दिया है। ये मैं एक बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। अगर जिनको ट्राई करना है ट्राई कर ले। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता ही देता हूँ। 2 साल पहले एक पार्वती महतो नाम की लड़की, उनके पिताजी को बीसीसीएल वालों ने बैठा दिया, क्योंकि उनकी जमीन पे काम करना था। जमीन हर जगह कोई बार बार थोड़ी देगा जी, बिना मुआवजा का। तो उनको उनके पिताजी को नौकरी से बैठा दिया गया। वो लड़की पक्ष रखने गई कि हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, अगर मेरे पिताजी को नौकरी से बैठा देंगे तो मेरा विवाह कैसे होगा। उनको मारपीट किया जाता है उस लड़की के साथ, वो ऑन दी स्पॉट डेथ कर जाती है। अब क्या करते हैं, वो उनको सुसाइड का एक बाथरूम में जाके रख देते हैं, और ना वो केस किया जाता है। पुलिस का औकात नहीं हुआ, एसपी डीसी का औकात नहीं हुआ कि जीएम के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ कि जीएम को एक बार थाना बुला सकें। तो ये कौन सा लोकतांत्रिक देश और क्या आज़ादी की बात करते हैं भाई। एक गरीब आदमी होता तो ये सिंघम, एसपी सिंघम के अंदाज में आता, अबे साले ये भाषा इनकी होती। और जब एक जीएम पे केस हुआ, पैंट में 1 नंबर कर लिए। साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि आपकी जो मुद्दे हैं निकल कर उभर कर आ रही है। एक जो इंटरव्यू में देख रहा था, ये आखिरी सवाल ही है मेरा, एक इंटरव्यू में देख रहा था, निजी चैनल को आपने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कह रहे थे कि इतने बिजी चल रहे हैं कि नहा भी नहीं पा रहे हैं। हाँ सही बात है। आज हम लगता है कि जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज आपके 5 तारीख हो गए ना, यानी 20-21 दिन, हम 5 या 6 दिन नहाए हैं। इतनी ज़्यादा व्यस्त आज आपको इंटरव्यू देना था, इसलिए सोचे थोड़ा दिल्ली वाले देखेंगे तो झारखंड के बेटे को थोड़ा सा ठीक ठाक ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम, और आपको आने वाले चुनाव के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमें वक्त देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे डुमरी और बेरमो विधानसभा से लड़ रहे युवा तेज तर्रार जयराम महतो। तमाम चीज़ों पर उन्होंने स्पष्ट और खुले तौर पर जो जाने जाते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, अपनी बेबाकी के लिए, उस बेबाकी से ही एक बार फिर उन्होंने अपनी सारी बातें रखी है। और लगातार आप चैनल पर आप झारखंड की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। अगर लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।